पर्सी गेट के बारे में एक बात यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करने लायक है। इसमें जो ऊपर शिलालेख लगा हुआ है, फारसी भाषा में है, वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पांचों देशों के अंदर अब तक के ज्ञात सबसे पुराना फारसी का शिलालेख है। ये ख़ास बात है। 47 से पहले मुसलमान भाई यहाँ रहते थे, तो एक मिठाई होती थी, उसका नाम होता था ज़्यादा मसास। बगल में उसके वो उसका स्टैंड होता था, उसको लगाया, सिर पे से उतारा बोझ उसके ऊपर रखा और वो बेचता था। तो लोग पूछते ये क्या है भाई? बोला जी समोसा है। बोले समोसा तो है, कुछ नाम अजीब सा है इसका, मोसा जैसा लगे, हमारा मोसा बुरा मान जाएगा, और कोई नाम बताओ। तो बोला जी सिंगाड़ा भी कह देंगे इसने। तो कई साल तक सिंगाड़ा और समोसा दोनों चलते रहे। हाँसी के बारे में कुछ ऐसी स्थानों की मनोरंजक जानकारी जो शायद ही दूसरे शहरों में कहीं होती हो। बाज़ार तो हर बड़े शहर में होते ही हैं, बाज़ार के बिना तो शहर ही नहीं बनता। लेकिन हाँसी में एक बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ बाज़ार की मिसेज बजरिया भी है। बजरिया अलग से एक स्थान है, आप उसको मीना बाज़ार भी कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर वहाँ महिलाएं ख़रीदारी करती हैं, उन्हीं के मतलब का सामान ज़्यादा मिलता है वहाँ। तो बाज़ार के साथ उसकी मिसेज बजरिया का हाँसी में ही एक मिलता है उदाहरण। दूसरा है, हाँसी के एक छोर पे गरीब खाना है, अब उसका नाम बदल कर यति नगर कर दिया गया है, पहले वो गरीब खाना ही था। और हाँसी के दूसरे छोर पर धनी घाटी है, वो तो अभी इसी नाम से जानी जाती है। धनी घाटी भी है और गरीब खाना भी है। शहर के जो दो मतलब परस्पर उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है ना, उनकी सी बात हो जाती है। एक यहाँ बस्ती का नाम है, पुरानी बस्ती का, डड्डल। बहुत कम लोग जानते हैं ये अजीब सा नाम है क्यों। एक्चुअली क्या था कि जो शहर का अधिकतर पानी था उसका ढलान ऐसा था कि वो वहीं जाता था और वहाँ अक्सर दलदल रहती थी, उसकी वजह से उसका नाम दलदल था। दलदल से धीरे धीरे डड्डल बन गया वो। और ऐसे ही एक की अपना नाम बदलने की बड़ी अजीब किस्से होते हैं। जहाँ आजकल नई सब्ज़ी मंडी बनी हुई है, सब्ज़ी मंडी बनने से पहले इसको लोग शंभू का जोड़ कहते थे। एक्चुअली शंभू ने ना तो ये खुदवाया, ना शंभू नाम का कोई महान आदमी है जिसके ऊपर इसका नाम पड़े। इसका नाम लाल घाट था पहले। और मेरे देखने की बात है कि सन 54-55 तक यहाँ वो, जैसे ये अपनी ईंटें हैं, छोटी ईंटें लाल रंग की होती थी, ज़्यादा अच्छी पकी हुई, उनका एक चौकोर तालाब बना हुआ था। उसके चारों किनारों के ऊपर बुर्जीदार छोटे छोटे वो एक कोठड़ी टाइप की चीज़ें बनी हुई थी, और सारा लाल पत्थर का बना हुआ था, ये मतलब लाल ईंटों का। तो इसको लाल घाट कहते थे, इसका प्राचीन नाम लाल घाट था। शंभू कैसे हुआ? शंभू जैन नाम का एक सज्जन था जो बिजली घर में नौकरी करता था। उस समय बिजली घर भी प्राइवेट था, रोहतक हिसार इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हिसार वालों की थी वो। उसमें वो बेचारा साधारण मजदूर था। एक दिन वो उसके बच्चों को घुमाने के लिए, रिक्शा उसको चलानी भी नहीं आती थी, बढ़िया था, उसने कभी क्या रिक्शा खींची थी, लेकिन उनको बिठाने वो घुमाने के लिए वो लेके जा रहा था। तो जब उमरा गेट से और वो उसकी कोठी की तरफ जाने लगा, सड़क यही थी, लेकिन अब तो सड़क काफ़ी चौड़ी है, उस वक्त बहुत भीड़ी होती थी, लगभग होगी ये कोई 5-6 फुट की लगभग इतनी सड़क थी। उसके बच्चे बैठे हुए थे और वो चला रहा था। सामने से एक और वो कोई रिक्शा या ऐसी कोई चीज़ आई, उसके हाथ पैर फूल गए। अच्छा ड्राइवर था नहीं वो, उसने ऐसे ढंग से उसको काटा, वो बच्चे भी वो भी रिक्शा सारे जोड़ के अंदर जा गिरे। चांस की बात, जो छोटे बच्चे थे वो तो बच गए, और वो अच्छा बड़ा आदमी था वो उसके अंदर डूब करके मर गया। उसके बाद से इसका नाम शंभू वाला जोड़ कहने लग गए लोग, जबकि शंभू नाम किसी व्यक्ति ना इसकी खुदाई करवाई ना कुछ और था। और ऐसे ही एक अपना हाँसी का पेड़ा उद्योग बड़ा मशहूर है।
पहले यहाँ के लोगों को भी वहाँ और भी किसी को अगर इच्छा होती थी पेड़ा खाने की तो मथुरा जाना पड़ता था, आसपास कहीं था नहीं। या इसका वहाँ से कुछ एक लाला दुनीचंद नाम के एक बनिए हैं, उनकी दुकान आज भी है, बड़ी मशहूर दुकान है पेड़ों की। वो वहाँ से आए थे राजस्थान से। आज भी वो परिवार बागड़ी परिवार कहलाता, बागड़ से आए हुए। बागड़ का मतलब यही होता है कि जो रेगिस्तानी इलाके से आए हों। उन्होंने यहाँ आकर के हलवाई की दुकान खोलने का विचार किया तो सोचा भाई कोई ऐसी नई वैरायटी हो, लोग मेरी दुकान पे आए, वरना पहले जो मेरे से पहले के बैठे हैं मेरे तो क्यों आएगा कोई। उसने सोचा कि पेड़े बनाए। अब मथुरा का पेड़ा मावा खींच करके उसको भूनते हैं, भून करके फिर उसका बनाते हैं, वो हल्के से बादामी रंग का हो जाता है। सेठ जी ने एक नया ख्याल लिया कि भूनने की ज़रूरत नहीं है, कच्चे ही मावा का बनाओ। उन्होंने वो कच्चा मावा ले करके बनाया, लेकिन उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी थी। अभी कोई 20-25 साल से वो टेक्निक बंद हुई और अब तक वही चलती आई। पहले भैंस का दूध लाते, उसको कपड़े से छानते कढ़ाई के अंदर, फिर उसको तई में डाल करके, तई यानी एक लगभग 8-10 इंच का कढ़ाई होती थी गहराईदार, उसके अंदर उसको दूध को सुखाते थे। जब वो सूख जाता बीच बीच में उसको उतार करके भाई लग ना जावे, उसका मावा बनाते रहते थे। बाद में उस मावे को ठंडा करते, फिर उसमें बूरा, वो भी घर की कुटी हुई होती थी, चीनी को दूध डाल डाल करके साफ़ करते, उसको फिर सुखा करके फिर उसका बनते। वो उसकी जो होती थी बूरा, उसको उसमें मिला करके उसके पेड़े बनाते थे। अब तो बड़ा आसान काम हो गया है, थैली का दूध या पाउडर में पानी मिला करके उसको डाला, थोड़ा उसमें अंदाजे का ये अपना सोयाबीन का या किसी चीज़ का तेल डाला और चीनी भी उसके अंदर ही डाल ली और उसको बना करके तैयार कर दिया। तो वो उस वक्त लाला जी की नई एक सोच थी, नई मिठाई थी, यहाँ आसपास के इलाके में किसी ने खाई नहीं थी। मथुरा वाले से इसका टेस्ट भी अलग था, ये प्रसिद्ध हो गया और आज भी इसकी 5वीं पीढ़ी के अंदर वो दुकान उनकी उसी नाम से चल रही है। अब तो उनकी कई दुकानें बन गई हैं। तो हाँसी का पेड़ा मशहूर था। यहाँ हाँसी में लोग खाने पीने के बड़े शौकीन शुरू से ही रहे हैं। मीठे की कई क्वालिटी होती थी, जैसे गुड़ के अंदर भी कई प्रकार का गुड़ होता था। एक भेली कहलाती थी जो 5 किलो से लेकर के 2 किलो तक अलग अलग वज़न की होती थी, गोलाईदार, अब भी आती हैं। और उसके अंदर भी गुड़ फटमा होता था। गुड़ पसेरी वाला कहलाता था, मतलब उसकी मुलायमियत, सख्ती और रंग के ऊपर अलग अलग उसके नाम रखे हुए होते थे। और शक्कर, जो गुड़ का एक तरह का पाउडर समझो आज की भाषा में, वो भी कई प्रकार का होता था। गुड़, शक्कर, उसके बाद उसको साफ़ करके गुड़ को साफ़ करके बनाते थे खांड। वो जल्दी घुल जाती थी चीनी की निस्बत, और उसकी तासीर कुछ ठंडेपन पे होती थी। चीनी की तासीर गर्मपन पे, उसकी ठंडेपन पे होती थी। खांड के अंदर भी एक तो देसी खांड होती थी, वो थोड़ी सी मैली टाइप की होती थी। एक होती थी साफ़ किस्म की, जो उसकी निस्बत ज़्यादा थोड़ी सी सफ़ेदी पे होती थी। वो मिठाइयाँ वगैरह बनाने के अंदर उसका काम में लेते थे। और खांड के बाद एक होती थी मिंजा खांड। वो शक्कर को जैसे छान लेना, इस प्रकार की खांड होती थी। वो शक्कर नहीं होती थी, लेकिन शक्कर को जैसे छाना जा रहा था, थोड़ी सी मोटी टाइप की होती थी। उसके जैसे कोई पूड़े बनाना या ऐसा कोई काम होता था, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। खांड को और साफ़ करके फिर बनाते थे बूरा। बूरा पेड़ों में काम आती थी या वैसे और घरों पे भी रखते थे। फिर एक मीठा होता था बताशा। बताशों को
ब्याह शादियों के अंदर भी इस्तेमाल करते थे। और वो तो थोड़ा सा क्योंकि ज़माना गरीबी का था तो खील के साथ मिला करके उसके फाके मारा करते थे। वो मिठाई समझ कर ये लोग खा लिया करते थे उसको भी। और पताशे के बाद एक क्वालिटी होती थी उसके अंदर, ओड़ा। ओड़ा क्या था कि पताशा तो अंदर से होता है ना, वो मतलब टूटने वाला, वो उसका घनीकृत रूप होता था, ठोस रूप होता था बताशे का, वो कहलाता था ओड़ा। उसकी खासियत ये थी कि बाहर से जैसे आदमी आया गर्मी के मौसम में, एक गिलास जैसे पानी का है उसके अंदर एक ओड़ा डाल दिया और उसको थोड़ा हिलाते रहे, वो पानी ठंडा हो जाता था ओड़े की तरह से। और उसको पीते ही आदमी की थकावट भी और गर्मी भी शांत हो जाती थी। आज ओड़ा नहीं बनता है, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि कभी ओड़ा भी यहाँ चलता था। वैसे समय के अनुसार खाने पीने की चीज़ें बदली, लोगों की आदतें बदली। एक यहाँ जब 47 से पहले मुसलमान भाई यहाँ रहते थे तो एक मिठाई होती थी, उसका नाम होता था ज़्यादा मसास। वो मसास ज़्यादा करके मुसलमान लोग पसंद करते थे। जब इनका ये कोई चार कुतुब का मेला या कोई और जैसे मेला, उसमें ज़्यादा वो बनाते थे और मुसलमान भाई ज़्यादा ख़रीदते थे उसको। वो होता क्या था, जैसे बूंदी लड्डू के लिए होती है ना, वो लंबी टाइप की बूंदी जो रायते में काम आती है, उसी को हल्की सी नमकीन और उसमें हल्का सा जीरे का चास दे करके, वो जो होती थी बूंदी, उनको उसमें जमाते थे। तो खाने के बाद मामले में एक मिठाई ज़्यादा करके मुसलमान लोग इस्तेमाल करते थे उसका, हिंदू भी खाते थे, कोई परहेज़ तो नहीं था, लेकिन ज़्यादा वो पसंद करते थे। जैसे रायते के लिए जो लंबी टाइप की बूंदियाँ बनती हैं, उसमें हल्का नमक और हल्का जीरा डाल करके वो बूंदी बनाई जाती थी और उनको फिर बूरा के अंदर थोड़ा सा पानी मिला के उसको थोड़ा सा गाढ़ा सा करके उसके अंदर उसको जमा देते थे। वो मसास कहलाती थी। उसमें खाते वक्त नमकीनपना, मीठापना, उसका वो अजवाइन का सा और उस जीरे का सा स्वाद जो आना था ना, वो होती थी, वो मसास कहलाती थी। एक खजूर बनता था यहाँ पहले, अब वो नहीं बनता, ना मसास बनती। खजूर में क्या था, वो एक जैसे अपना ये तोशा होता है ना, खुरमा तोशा, इस किस्म का, वो थोड़ा सॉफ्ट किस्म का होता था। उसको बना करके बजाय रस में डालने के उसको ऊपर से रस डालते रहते थे और नीचे उसमें से हो करके चला जाता था। आजकल ये शौकीन लोग, दिल्ली में घंटा घर की दुकान है, वहाँ मिलता है। पहले हाथ से भी खजूर खूब बनता था, खूब लोग खाते भी थे, ख़ास तौर पे सावन के महीने में। अब उसका चलन नहीं रहा है। तो ये कुछ समय के साथ बदलने वाली चीज़ें हैं, बदलती रहती है। ख़ास तौर पे नमकीन का जो यहाँ रिवाज है, वो हमारे पंजाबी भाइयों के आने के बाद ज़्यादा शुरू हुआ। पकौड़े वगैरह खाने का इधर रिवाज नहीं था। लोग मिठाई खाते थे या घर के अंदर ही वो उसकी आलू की चिप्स टाइप की सी वो बना करके उसको, उसका नाम, एक तो फलोरी होती थी जिसके अंदर बिना आलू की उतारते थे गोल गोल, और एक ये जो आलू वाली थी जिसको अंग्रेज़ी में फिंगर कहते हैं ना, फ्रेंच फिंगर, फ्रेंच फ्राई, तो वो उसी किस्म से बनाते थे। और ज़्यादा इतनी पकोड़े की क्वालिटियाँ नहीं थी। अब तो पकोड़े की क्वालिटियाँ भी खूब अच्छी बढ़ने लगी हैं। और सन 58-59 के आसपास, इससे पहले हाँसी में समोसा नहीं था। एक बंगाली आया, उसका लोगों ने नाम ही नमकीन रख रखा था। नाम तो उसका कुछ और ही था, नमकीन था। वो एक तरोने के अंदर सर पे रख करके लेके आता था, वो उसको रख के जगह जगह बेचा करता था। बगल में उसके वो उसका स्टैंड होता था, उसको लगाया, सिर पे से उतारा, बोझ उसके ऊपर रखा और वो बेचता था। तो लोग पूछते ये क्या है भाई? बोला ये समोसा है। बोले समोसा तो है, कुछ नाम अजीब सा है इसका, मोसा जैसा लगा है, हमारा मोसा बुरा मान जाएगा, और कोई नाम बताओ। तो बोला जी सिंगाड़ा भी कह दें इसने। तो कई साल तक सिंगाड़ा और समोसा दोनों चलते रहे।
उसके बाद समोसे का भी यहाँ प्रचलन खान पान में अच्छा हो गया। और आज मेरे ख्याल से ये इतने और कितने अंग्रेज़ी चीज़ें भी आई हैं, उसके बावजूद भी समोसे का और कचौरी का रुझान कम हुआ नहीं है। तो पकौड़ों की दुनिया का सबसे मशहूर नाम बदरी पकौड़े वालों का है, लेकिन ये नाम भी इनका वास्तविक नाम नहीं है। जैसे यूसुफ खान से दिलीप कुमार हो गया और वही प्रचलित हो गया, ऐसे ही इनका नाम बहादुर चंद था। बहादुर चंद से सामने इनके गली थी एक, उसमें हकीम वज़ीर चंद जी रहते थे, उनका दिया हुआ नाम है। लेकिन अब बहादुर चंद के नाम से तो शायद उसके घर वाले भी ना जानते हों, सारा शहर इनके नाम से ही जानता है, बद्रीदास के नाम से। पकौड़ों की दुनिया में अच्छा नाम उन्होंने कमाया। उस समय दुकानें तो एक दो और भी थी पकौड़ों की, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से एक तो ये था कि इनके बारे में जैसा कहा जाता है, कढ़ाई में जो तेल शाम तक इस्तेमाल हो गया, अगले दिन उस तेल को इस्तेमाल नहीं करते थे। उस तेल को बीट देते थे, गिरा देते थे। हर रोज़ नया तेल होता था, मुश्कार नहीं आती थी उसके अंदर किसी प्रकार की भी। दूसरे ये थे कि कभी इन्होंने बाज़ार से लिए हुए मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। इनके घर में जो इनकी बीवी थी या लड़कियां थी, कोई भी थे, मसाले कूट छान करके वही दिया करते और वही इस्तेमाल करते थे। ये इनकी एक ख़ासियत थी। और छोले भी हमारे यहाँ पंजाबी भाइयों के आने के बाद ही प्रचलन में, इससे पहले कोई छोले खाता नहीं था। उसके अंदर जो छोले हैं वो चांद भाई के मशहूर हैं, और चांद ने ही पहली बार दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया, छोले और समोसे। दोनों पहले रेडी लगाते थे ये, तो अच्छा जब इनका नाम चल गया उसके बाद इन्होंने आकर के यहाँ अपना प्रताप बाज़ार के अंदर एक दुकान ले ली किराए पे। आज भी वो उस गली का नाम भी चांद छोले वाले की गली है। ये भी कमी होता है कि एक आदमी के नाम से वो चांद साहब चले भी गए, उनके बेटे भी शायद चले गए, पोते संभाल रहे हैं काम को, नाम वही चल रहा है उनका। उसमें और कितने बड़े आदमी भी रह लिए, सब कुछ है, लेकिन वो नाम मशहूर उन्हीं के नाम से, चांद छोले वाले की गली। हाँसी के मशहूर हलवाइयों में लाला गंगूराम गंभीरी की भी गिनती होती है। इनके यहाँ की जलेबियाँ बड़ी मशहूर हैं। कड़क जलेबी और पतली सांख वाली इन्हीं की देन है, वरना इससे पहले जैसे हाँसी में जलेबी थी तो हनुता हलवाई था, जय कुमार हलवाई था, उनकी चिटली उंगली की तरह से मोटी व्यास की बनती थी और वो बड़ी सॉफ्ट किस्म की होती थी। उसका अक्सर ऐसा था कि उसका डबल इस्तेमाल होता था। वैसे पहले तो गरम गरम खाते थे, बाद में उसको रख दिया तो सवेरे उसको गर्म दूध में डाल कर तोड़ तोड़ करके खाते थे। लेकिन इनकी जो जलेबी है, इसका जो टेस्ट है और गर्म ही खाने का है, वो बाद में नहीं है। तो जो इसमें हलवाई के अंदर बनाते तो और मिठाइयाँ भी हैं ये, लेकिन जो इनकी जलेबी प्रसिद्ध है ना, सवेर से लेकर के रात को दुकान बंद करें तब तक ग्राहकों का तांता नहीं टूटता। इनको जल्दी होती है घर जाने की, लोगों को नहीं होती।